क्लैट 2027 को इतने से दिन बाकी हैं और तुम मॉक्स पे मॉक्स दिए जा रहे हो, लेकिन उन मॉक्स में तुम्हारा स्कोर तो सिर्फ और सिर्फ 60 या 70 में अटका हुआ है ना। मैं जानती हूँ क्यों अटका हुआ है, सिर्फ लीगल रीजनिंग की वजह से, क्योंकि दो ऑप्शंस में से हमेशा गलत आंसर चूज करते हो। कोई नहीं, इस मुश्किल की घड़ी में तुमने अपनी चिया दीदी को याद किया है, तो मेरे पास सोल्यूशन है। चलो बताती हूँ। लीगल रीजनिंग बड़ा ही अजीब है, क्योंकि कभी बिल्कुल स्टार्टिंग में मार्क्स आते हैं एकदम बहुत सारे, एंड देन एकदम से मार्क्स आना बंद हो जाते हैं। तो जब वो बंद हो जाते हैं मार्क्स आना, तब तुम्हें ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क जो आज मैं बताने वाली हूँ, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट किलर स्ट्रैटेजी फॉर लीगल रीजनिंग दैट यू हैव एवर सीन। ये 4 पॉइंट्स अगर तुमने फॉलो कर लिए तो तुम्हें लीगल रीजनिंग में मार्क्स गेन करने से कोई भी कभी भी नहीं रोक पाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहली, अगर आप जानते हो लॉ को लेकिन फिर भी फेल हो रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों भाई, क्यों मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं, जब मुझे रीजनिंग आती है, जब मैंने लीगल पढ़ा हुआ है, मैंने जितना मेहनत कर सकती थी मैं कर चुका हूँ, मैं इतने सारे मॉक्स दे चुका हूँ, उसके बाद भी मैं क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स, एंड उनके बेसिस पे क्यों नहीं आ रहे मेरे मार्क्स। तो आज ये आंसर तुमको मिलेगा। तुम्हारा लॉ जानना और एग्जाम के लिए या मॉक में आंसर्स मार्क करने में बिल्कुल कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इस डायग्राम को देख रहे हो, ये तुम्हारी लीगल नॉलेज है, ये वाली पोर्शन, ये तुम्हारा एग्जाम हॉल का प्रेशर है, और ये है दो ऑप्शन जो तुमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड सी, दोनों ही ऑप्शंस में तुम एक्सट्रीमली कंफ्यूज हो और हमेशा एक गलत आंसर चूज कर लेते हो। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे पहले तो आप कुछ चीजों को फॉलो नहीं करते हो, जिसमें से ये 4 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, और उनमें से फर्स्ट पॉइंट इज कि तुम पैसेज को गॉड नहीं मानते हो। तुम्हें पैसेज को भगवान मानना है, गॉड मानना है। तुम्हारा पैसेज तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना बंद कर लो एंड ढूंढना चालू करो उसमें कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो तुमको कैसे मिलते हैं? सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज कि तुमको एक कोई भी पैसेज आता है लीगल में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो LGBTQ IA+ से रिलेटेड जो भी सिचुएशन होता है, एंड इनकी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने के लिए, ताकि मोस्ट टॉलरेंट सोसाइटी बन सके जो इन लोगों के साथ भी फंक्शन कर सके, उसके लिए DLSA या SLSA नाम की दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको हेल्प करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक मेल पर्सन 1 और मेल पर्सन 2 साथ में रहना चाहते हैं और एक रिलेशनशिप में हैं, तो इन लोगों की सेफ्टी एंड गुड लाइफ को कौन बचाता है? DLSA एंड SLSA। लेकिन ये तुम्हारी लीगल नॉलेज है, ये तुम्हें पता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पैसेज में लिखा है दैट CBI गिव्स प्रोटेक्शन टू द LGBTQ, तो उस सिचुएशन में ये DLSA वाला जो स्टांस है ये टोटली खत्म हो जाता है। तुम्हारी नॉलेज डजंट मैटर। अगर पैसेज में तुम्हारी नॉलेज के अगेंस्ट भी कोई चीज लिखी है, तो उसको भी तुम्हें अग्री करके, मान के आगे बढ़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। इसलिए जो रूल 1 है वो ये है कि पैसेज इज गॉड, भगवान मान लो। एंड इस बात को ध्यान रखो कि यू डोंट हैव टू अज्यूम, यू डोंट हैव टू बिल्ड अ बैक स्टोरी। इफ इट इज नॉट रिटन, इट डजंट एग्जिस्ट। तुमको बिल्कुल भी कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, बैक स्टोरी नहीं बनानी है। अगर पैसेज में कोई चीज नहीं लिखी है तो इट इज नॉट ट्रू, वहां सोच के समझ के चले जाओ। इसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे अभी भी मेरे मेंटोरशिप सेशंस में ये चीज पूछते हैं कि क्या लीगल के पैसेजेस पढ़ना जरूरी है, इवन दो आई नो द बेसिक्स। कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे थेफ्ट और रॉबरी के बीच का डिफरेंस मालूम है, तो भी क्या मुझे थेफ्ट एंड रॉबरी से रिलेटेड जो पैसेज आया है उसको पढ़ना जरूरी है? तो हाँ, जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंसोर्शियम के पेपर में इस तरीके के छोटे छोटे फैक्ट्स को चेंज कर दिया जाता है, एंड वो चेंज के बेसिस पे ही मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, और उस बेसिस पे तुम्हारे 5 में से आते हैं 0, बल्कि माइनस मार्किंग। क्यों? क्योंकि तुम तो पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर मार्क कर देते हो, एंड उसमें तुमको पर क्वेश्चन में 0.25 की आंसर की नेगेटिव मार्किंग लग जाती है। सिंगल कीवर्ड्स होते हैं, वो किस तरीके से पूरे के पूरे रूल्स को चेंज कर देते हैं। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देके समझाऊंगी। और एंड का देखो,
और में क्या होता है कि आपके पास एक चॉइस होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशन ए दी हुई है एंड कंडीशन बी दी है, तो और का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो तुम लायबल हो सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का होना जरूरी है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कंडीशन ए प्लस कंडीशन बी होना चाहिए, यहाँ पे ये है कि कंडीशन ए या कंडीशन बी दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी तुम लायबल होगे, तो भी चलेगा। तो रूल क्या बोल रहा है कि ओनली वन ट्रिगर इज नीडेड, सिर्फ एक ट्रिगर से भी आप लायबल हो जाओगे, आप पनिशमेंट के दायरे में आ जाओगे। एग्जाम्पल, इंटेंट टू स्टील और डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। देखो दोनों में से इंटेंट टू स्टील, इंटेंशन अगर प्रूफ हो गया कि तुम कुछ चोरी करना चाहते थे, या सीधे सीधे तुमने उठा के किसी चीज को इधर से उधर रख दिया। डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, किसी का फोन उठा के उसके टेबल से अपने टेबल पे रख लिया, वो भी थेफ्ट माना जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें अगर ये प्रूफ हो गया तो भी पनिशेबल है, अगर ये प्रूफ हो गया तो भी पनिशेबल है, क्योंकि यहां पे और लिखा है either action independently satisfy the legal requirement, दोनों में से कोई एक। वहीं एंड की जब बात की जाती है तो एंड represents a very important sign and that is the plus sign। प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है एंड वर्ड। क्यों? अब देखो, जैसे कंडीशन ए एंड कंडीशन बी एंड कंडीशन सी इज इक्वल टू यू आर लायबल। एक बात समझो, कई बार ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल लॉ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े होंगे मल्टीपल क्राइम्स के, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके ये समझ में आता है कि आपने क्राइम किया फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आपने वो पर्टिकुलर क्राइम किया और आपको उस पर्टिकुलर क्राइम की वो पर्टिकुलर पनिशमेंट मिलेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे थेफ्ट में दिया हुआ है कि इंटेंट प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट की मतलब थेफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ये, जो आपके लॉ में लिखे हुए हैं, जो आपने पढ़े भी होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका बैड इंटेंशन होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्लस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब किसी चीज को उठा के तुमने कहीं से कहीं रखा, प्लस टेकन आउट ऑफ पोजेशन होना चाहिए कि आपने किसी और के पोजेशन से किसी भी चीज को, मूवेबल प्रॉपर्टी को इधर से उधर कर दिया, किसी और के पोजेशन से हटा दिया कि उसको मालूम नहीं है कि वो अभी भी उसकी बॉडी पे है, वो है उसके पास, उसके कंट्रोल में है। करेक्ट? जब तक ये चारों चीजें नहीं हो जाती तब तक ये थेफ्ट नहीं होगा, तब तक ये अगर इन चारों में से एक भी एब्सेंट है तो थेफ्ट नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट, मतलब मिसिंग वन एलिमेंट डिस्ट्रॉयज द एंटायर क्लेम। दैट इज व्हाट आई मीन कि एंड और ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। इसमें क्या, तुम सीआर और इंग्लिश में भी काफी बार ऐसा करते हो कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो सिर्फ एक बेसिक गलती की वजह से कि तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं पढ़ते हो, एंड वो होता है नॉट। Which of the following is not one of the reasons why the author said this in the passage? आप not word पढ़ते ही नहीं हो, एंड फिर A B C D में से जो ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखता है वो एकदम पैसेज से रिलेटेड दिखता है, आप उसको एज एन आंसर मार्क करके आगे निकल आते हो, फिर उसके बाद एग्जाम हॉल से निकल के रोते हो कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग मिल गई। क्यों? क्योंकि मैंने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा। तो ये जो गलती है ये अच्छे से अच्छे स्मार्टेस्ट से स्मार्टेस्ट बच्चों को मैंने करते हुए देखी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूल 2 की। टू रीड लिमिट होनी चाहिए। देखो, अगर तुम अपने एग्जाम हॉल में जाते हो एंड तुम लीगल से स्टार्ट करते हो एंड आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा उस पैराग्राफ को, आपने फर्स्ट रीड किया, आपको समझ में आया कि मुझे आधा अधूरा समझ में आया, तो आपने सोचा कि चलो यार एक बार और पढ़ लेती हूँ, नहीं जाएगा टाइम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ दे दूंगी, लेकिन मैं अच्छे मार्क्स एक्यूरेसी के साथ लाना चाहती हूँ तो मैं करूंगी, ठीक है। तो आपने एक दूसरी बार पढ़ लिया, इसमें अगर आपको मैक्स क्लैरिटी मिल गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखो लीगल के पैसेजेस वैसे तो आपको फर्स्ट रीड में ही समझ में आ जाने चाहिए, अगर नहीं आए हैं तो आप तुरंत ही उसको लेबल कर सकते हो एज अ डिफिकल्ट पैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपको सेकंड टाइम उसको रीड करना पड़ रहा है तो सेकंड टाइम जब आप रीड करते हो अगर आपको मैक्स क्लैरिटी आ जाती है तो वेल एंड गुड, करके आगे निकल जाओ। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि यार थर्ड टाइम अगर मैं उसको रीड करूंगी तो 100% समझ में आ जाएगा, मैं मार्क कर पाऊंगी, तो यहां तुम गलत हो। दूसरी बार से ज्यादा तीसरी बार पढ़ने पे फोकस मत करो। अगर ऐसा लगता है कि थर्ड बार में पढ़ने से एग्जैक्टली एवरीथिंग समझ में आ भी जाएगा तो भी उस म्यूज से निकलो और
बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में आ जाना जब थोड़ा सा टाइम बचेगा एंड वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बाकी सारे कर लो। पता चला इसमें इतना टाइम निकल गया कि फॉर एग्जाम्पल तुमको 5 पैसेजेस आए हैं, तुमने फर्स्ट पैसेज में ही इतना टाइम निकाल दिया कि तुम सिर्फ 4 कर पाए और 5वें वाले में तुमको सब कुछ आता था एंड इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो अननेसेसरीली परेशान करे, जिसकी वजह से मार्क्स जाएं। हम वहां पे किसी को ये प्रूव करने के लिए नहीं गए हैं कि हमको डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, हम वहां पे किसी को ये प्रूव करने गए हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, हम AIR1 हो सकते हैं, हम NLSIU जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एंड रूल नंबर 3 इज टारगेट द क्वेश्चन एंड नॉट द पैसेज। मैंने तुमको बोला पैसेज इज गॉड, मैं मानती हूं 100%, लेकिन पैसेज गॉड है इसका मतलब यह है कि तुमको पैसेज को ही सत्य मान के चलना है, सच मान के चलना है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोचना है। इसका मतलब यह नहीं है कि लीगल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही पैसेज है। क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको क्वेश्चन आंसर करना है एंड उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पैसेज को एज अ सपोर्ट यूज करना है। अब अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो ये गलती होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि ए एंड बी की कोई सिचुएशन है और वो सिचुएशन आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझा चुका है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि थेफ्ट है या नहीं है। यू ओनली हैव टू आंसर इन येस और नो कि है या नहीं है। आप इसमें अगर पैसेज में लिखा हुआ है थेफ्ट एंड रॉबरी के बीच का डिफरेंस, ये आपका पैसेज है जो आपको थेफ्ट एंड रॉबरी का डिफरेंस बता रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है थेफ्ट है कि नहीं है। ए ऑप्शन में लिखा है कि थेफ्ट है क्योंकि वट एवर द रीजन इज, एंड सी ऑप्शन में लिखा है कि नहीं थेफ्ट नहीं होगा, ये रॉबरी होगी। एंड आप सी ऑप्शन मार्क कर देते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पैसेज का जो क्रक्स है, पैसेज जो कंटेक्स्ट देना चाह रहा है, पैसेज जो बोल रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर 100% गलत होगा। आपके लिए क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जो पूछ रहा है और जितना पूछ रहा है सिर्फ उतना ही आंसर करना है। अननेसेसरी क्वेश्चन, ये देखो कोई ऑब्जेक्टिव सॉरी ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं है कि जिसमें तुम जितना लिख दोगे, जितना पर्सपेक्टिव दे दोगे उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें रीजनिंग लगती है। हर आंसर की एक रीजनिंग होनी चाहिए जो कि किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं एंड ये समझते हैं कि आपके लिए कितना जरूरी है, जो आपको एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आप फंसते हो ना कि 2 ऑप्शन में आपको आंसर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होता है, कि 2 ऑप्शन में आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा चूज करना है। मैं एग्जैक्टली आज आपको बता दे रही हूँ कि उन दोनों आंसर में से दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होता है। सबसे पहला ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल है कि यस बिकॉज ऑफ ए पैसेज का जो कोर प्रिंसिपल है, जो पैसेज बताने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे स्टेटेड है एज अ समरी, है ना। आपने कई बार ये चीज को होते हुए देखा होगा, एक समरी जैसा, आपके पैसेज की समरी जैसा लिखा होता है यस के बाद। ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। आपका पैसेज इंपॉर्टेंट है नहीं, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि ऑप्शन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो कि यस बिकॉज ऑफ ए स्पेसिफिक सोल्यूशन होना चाहिए टू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम पोज्ड। जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताई गई है उसी का आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसकी बेसिस पे आपको 100% आप करेक्ट आंसर्स मार्क कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी एंड बट नेचुरल सी बात है उसके बेसिस पे आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। आप ये सब चीजें करके देखो, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड द मोमेंट यू सी चेंज यू हैव टू गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रूल नंबर 4 है जो कि सबसे लास्ट रूल है एंड दैट इज बिकम ब्रेन डेड। यस, आप भूल जाओ कि आपने क्या लॉ पढ़ा है। जब मैं अपनी लीगल रीजनिंग में, जब मैं क्रिमिनल लॉ की क्लासेस लेती हूं, मैं हमेशा बच्चों को यही समझाती हूं कि भाई तुमको सेक्शंस पढ़ के नहीं जाना कि सेक्शन में क्या लिखा है, किस सेक्शन में कितना क्या है, कौन सा रूल क्या बोलता है, कौन से, ये सब तुम्हारे लॉ स्कूल की बात है। अगर सब कुछ तुम अभी पढ़ लोगे तो बाकी के 5 साल क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने जा रहे हो? नहीं ना, वो तुम्हारे लॉ स्कूल की पढ़ाई है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि थेफ्ट क्या होता है।
थेफ्ट मिसअप्रोप्रिएशन से कैसे डिफरेंट होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्राइम एंड टॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? ताकि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, जब आप लीगल रीजनिंग के पैसेजेस पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ वर्ड्स एकदम से एज अ सरप्राइज नहीं आना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया एंड दैट वाज हीनियस। ठीक है, मोस्ट लोगों को इस वर्ड का मीनिंग ये मालूम है कि हीनियस का मतलब होता है क्रूअल, हीनियस क्राइम का मतलब होता है क्रूअल क्राइम, कि अगर कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो वो हीनियस क्राइम होता है। बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। हीनियस क्राइम वो क्राइम होता है जो सोसाइटी को डरा देता है। जैसे निर्भया केस, उसमें क्या हुआ कि सोसाइटी में, मतलब चलती बस में, दिल्ली जैसे शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी वारदात हो गई जिसकी वजह से अब सोसाइटी में मोस्ट लड़कियों को डर लगेगा रात को बस से सफर करने में। अगर किसी कॉलेज में किसी लड़की का रेप हो जाता है तो मोस्टली पेरेंट्स को डर लगेगा उस कॉलेज में अपने बच्चे को भेजने में। अगर किसी होटल में किसी का मर्डर हो जाता है तो सोसाइटी में डर फैल जाएगा उस होटल के अगेंस्ट, जिसके बेसिस पे उस होटल में जाने से लोग डरने लगेंगे। सोसाइटी में जब डर पैदा होता है तो मतलब अगर तुम अपने घर में किसी का मर्डर कर दे रहे हो तो वो हीनियस नहीं है, लेकिन अगर तुम चांदनी चौक के बाजार में जाके किसी का मर्डर कर देते हो तो वो हीनियस क्राइम है। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को अपने इस एक्ट से डरा दिया है। ये होता है हीनियस वर्ड। अब अगर हीनियस वर्ड का इंटरप्रिटेशन तुम भी यही कर रहे थे तो तुम एक बात समझो, यही इंपॉर्टेंट है। लीगल रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेसिक जो वर्ड्स होते हैं वो सही होने चाहिए, तुम्हें उनके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर ये वर्ड आ जाए तो तुम सही से इसको इंटरप्रेट करो, दैट इज ऑल दैट दे वांट, क्योंकि पैसेज तो बाकी सब चीजें तुम्हें बता ही देगा। लेट्स मूव ऑन। तो यस, तो आपको टॉर्ट्स पढ़ के जा रहे हो, लेकिन क्यों पढ़ के जा रहे हो? ताकि बेसिक आपको रीड करने में इजियर हो। कॉन्स्टिट्यूशन भी, चाहे आप करंट लीगल अफेयर्स पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ये सब चीजों को ब्लॉक कर दो और सिर्फ ओनली एंड ओनली पैसेज के टेक्स्ट पे ध्यान दो कि इसमें क्या लिखा है। अब यही तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक बोनस है, मैंने आपको 4 चीजें प्रॉमिस की थी, लेकिन हमेशा की तरह मैं जो प्रॉमिस करती हूँ उससे ज्यादा ही डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये 5th चीज है, एंड दैट इज माय फेवरेट थिंग, एंड दैट इज द QPO मेथड। अभी तक मैं बहुत ज्यादा इसको प्रोपेगेट कर रही थी इन द CR एंड RC सेगमेंट, कि CR एंड RC में आपको हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको मार्क कर लेना चाहिए एंड उसके बाद पैसेज पे जाना चाहिए। एंड रिसेंटली आई हैव ट्राइड समथिंग लाइक दैट इन द लीगल सेक्शन एज वेल। तो देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको 5 के 5 सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना है, नॉट द ऑप्शंस। ऑप्शंस की तरफ देखना भी मत, वरना तुरंत ही खत्म हो जाएगा सारा सिलसिला। इसलिए इसको QPO बोला है मैंने, QOP नहीं बोला है, देयर इज अ रीजन। तो क्वेश्चन बस को पढ़ना है, ऑप्शंस को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सेकेंडली, तुमको कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन तुमसे एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट वर्डिंग की क्या पूछा गया है। क्या मुझसे ये पूछा गया है कि ये थेफ्ट होगा कि रॉबरी होगी, या मुझसे ये पूछा गया है कि थेफ्ट होगा कि नहीं होगा। ये चीज को एग्जैक्ट मार्क कर लेना है आपको। थर्ड, पैसेज रीड करना है। पैसेज रीड करके तुमको ऑब्वियसली सिर्फ वही क्वेश्चंस के से रिलेटेड ही आंसर्स को ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ना है। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो लॉज हैं उसमें बोला गया है थेफ्ट की सजा जो होती है वो 3 से 7 ईयर्स होती है, लेकिन तुम्हारे पैसेज में लिखा है 2 से 5 ईयर्स तक की होती है। तुम्हारा पैसेज गॉड है। तो अब जब तुम पैसेज पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसमें आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो जब तुमने क्वेश्चन पढ़ा और उसमें कीवर्ड मार्क किया तो वो क्यों किया? ताकि तुम इस कीवर्ड के बेसिस पे अपने आंसर्स को पैसेज में ढूंढ सको, उसका कंटेक्स्ट एटलीस्ट ढूंढ सको। लास्ट इज कि अब तुम ऑप्शंस के पास जाओगे और उनको अटैक करोगे। कैसे करोगे? सिर्फ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढोगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पे स्पेसिफिकली मैं किस चीज को मार्क करूंगा, स्पेसिफिकली उसका क्या सोल्यूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटेड है तो उसका सोल्यूशन स्पेसिफिक होना चाहिए, इट कैन नॉट बी अ जेनरिक थिंग, ठीक है। एंड
क्रक्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पैसेज की समरी लिख दी गई है। ऑलराइट गाइस, टू समराइज इट, ये रहे वो 4 पॉइंट्स। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, जस्ट कमेंट, आई एम देयर फॉर यू, आई ऑलवेज हेल्प यू, आई एम ऑलवेज गोइंग टू आंसर एवरीथिंग दैट यू आस्क मी। You don't have to worry about anything until and unless I am there with you. I'll see you next time. Until then, I love you. Bye.